नमस्कार दोस्तों। ये है हमारा पार्ट 3 फ्रेंच रेवोल्यूशन का। आज हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कि आखिर ये रेवोल्यूशन हुआ कैसे। सबसे पहले लुई 16 है, उनको टैक्स बढ़ाने थे। अब आप रीज़न तो अब तक आपने जो प्रीवियस सेक्शन पढ़ा उसमें जान चुके होंगे कि जो फ्रांस है उसने जो कॉलोनीज़ है अमेरिका की उनको बचाने की कोशिश की ब्रिटेन से, उनको आज़ाद करवाया, जिसमें उनकी जो ट्रेजरी थी वो पूरी खाली हो गई, जिस वजह से उनके ऊपर डेप्थ चढ़ गई करीब 1 बिलियन लीवर्स की, जो लीवर्स उस टाइम की करेंसी थी। फिर जो लुई 16 है उनसे जो जिनने उनको लोन दिया था वो उनसे वापस पैसे मांगने लगे। तो लुई 16 ने क्या सोचा कि इनको जल्दी पैसे देने के लिए, इनके इंटरेस्ट के साथ पैसे देने के लिए हमें टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। पर आप ये सोच सकते हो कि ये ऐसे कैसे चल रहा है। जो फ्रांस की ओल्ड रेजिम में थी उसमें मोनार्क थे, उनके पास ये पावर नहीं थी कि वो टैक्स अपने हिसाब से ही बना ले या फिर कोई नया लॉज अपने हिसाब से बना ले हर कुछ ही। रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। जो फ्रांस के राजा थे वो खुद से तो नहीं बना सकते थे, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। तो उनने क्या करा, उनके पास एक पावर थी कि वह स्टेट जनरल की मीटिंग किसी भी समय बुला सकते थे। तो उन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाई, जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें 3 स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। और बात बात क्या आगे बढ़े तो मोनार्क थे, उन्होंने खुद डिसाइड किया था, वो मोनार्क थे वो खुद डिसाइड कर सकते थे किस समय पर इस मीटिंग को बुलाना है या इस बॉडी को कब समन करना है। तो जो लास्ट टाइम ये किया गया था वो किया गया था 1614 में। मतलब आप सोच सकते हो आज से करीब उस समय से 1789 से करीब 150 साल पहले। फिर ऑन May 5, 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals for new taxes। और 5 मई 1789 को लुइस 16 थे, उन्होंने टुगेदर और साथ में एक असेंबली निकाली स्टेट जनरल की, जो कि प्रपोजल पास करती थी नए टैक्सेस का। ए रेजिडेंट हॉल इन वर्साइलेस वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। एक बहुत ही खूबसूरत हॉल बनाया गया था वर्साइलेस में, जो कि डेलीगेट्स को होस्ट करता था, मतलब उनकी सारी बातों को सुनता था। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे वो खुद के 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, जो कि आगे वाली रोज में एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठते थे दोनों साइडों में। वहीं जो 600 मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उन्हें खड़ा होना था तो पीछे की तरफ। जो थर्ड स्टेट था वो रिप्रेजेंट किया जाता था प्रोस्पेरट और एजुकेटेड मेंबर्स के द्वारा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो थर्ड स्टेट थे उसके अंदर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स वगैरह वगैरह ऐसे लोग आते थे जो कि थोड़े बहुत एजुकेटेड होते थे। उन्हीं को इस चीज़ का जिम्मा संभाला जाता था और वो असेंबली में जाते थे। पर जो पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे और वुमेन्स थी, उनकी एंट्री मना कर दी जाती थी, क्योंकि ये लोग नीचे दर्जे के माने जाते थे, क्योंकि ये गंदगी में काम करते थे वगैरह वगैरह। और औरतों को उस समय पर खुद की राइट्स का अधिकार नहीं मिला था। और जो लोग ग्रीवियंसेस मतलब खुद की मांगे एक लिस्ट में लाते थे, वो लिस्ट 40,000 लेटर्स की होती थी, जो कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने साथ लाते थे। ये हमने अभी तक पढ़ा। वोटिंग थी स्टेट जनरल में, वो बहुत समय से प्रिंसिपल के हिसाब से हो रही थी, कि हर स्टेट के पास एक ही वोट होगा। ये क्या बात हुई। अब आप खुद सोच लो, अगर किसी को प्रिविलेजेस चाहिए तो वो दूसरे के लिए वोट क्यों करेगा। दो लोग जो कि मान लो नोबल और क्लर्की हैं, जिनको खुद के हिसाब से अच्छे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो वो क्यों अपने खिलाफ जाकर वोट करेंगे। वैसे भी अगर वो खुद के खिलाफ जाकर वोट करेंगे तो उनकी मेजॉरिटी में भी ज़्यादातर लोग अपनी प्रिविलेजेस को बचाने के लिए ही वोट करेंगे। तो इस टाइम लुइस 16 भी डिटरमाइन था कि हम भी यही प्रैक्टिस इस बार भी दोहराएंगे। बट जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने कहा अब वोटिंग असेंबली के एक पूरे जरिए के द्वारा होगी, मतलब हर आदमी के पास एक अपना वोट होगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक। ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, ये फिलोसफर रूसो के द्वारा अपनी बुक में लिखा गया।
जब किंग ने रिजेक्ट कर दिया उनके प्रपोजल को, तो मेंबर थे थर्ड स्टेट के, वो बाहर निकल के आए असेंबली से प्रोटेस्ट करने के लिए। उन्होंने कहा हम असेंबली नहीं करेंगे, हमें हमारी मांगे पूरी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने खुद को एक स्पोक्समैन, मतलब खुद को आगे बढ़ावा दर्जा दिया फ्रेंच नेशन के आके वो बोल सके, मतलब उनको कुछ उनकी मांगों के बारे में कह सके। फिर जो 20 जून थी वो उस समय असेंबल हुए हॉल में, जो कि एक इंडोर टेनिस ग्राउंड था वर्साइलिस का। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को नेशनल असेंबली, खुद की एक नेशनल असेंबली, जिसमें और उन्होंने ये शपथ ली कि वह कभी भी बिखरेंगे नहीं जब तक उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट ना हो जाए, और जो उनकी पावर्स थी मोनार्क की वो ख़त्म ना हो जाए। साथ ही उनकी पावर्स एक लिमिट में रहे, जिसकी वजह से जनता को भी फ़ायदा रहे, साथ ही उनके देश को भी फ़ायदा रहे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये मिराबो और एबिसेस के द्वारा लीड की गई। मिराबो जो थे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब राजघराने के थे। उन्होंने कन्विंस किया कि हम इस सोसाइटी के जो प्रिविलेजेस हैं उन्हें दूर रखेंगे। उन्होंने एक जर्नल निकाली, और साथ ही एक पावरफुल स्पीचेस भी देते थे क्राउड्स में, जो कि असेंबल हुआ था वर्साइलिस में। आगे की बात पढ़ते हैं। देखिए, अब एबिसाइज थे जो कि दूसरे मेंबर थे जिन्होंने लीड किया, वो एक प्राइस थे। उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, मतलब थर्ड स्टेट है क्या, आखिर पहचान क्या है थर्ड स्टेट की। जब पूरा नेशन बिजी था वर्साइलिस में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जो पूरा फ्रांस था उसके अंदर हल्की सी चिंगारी उभरी। एक बहुत ही बुरा विंटर का सीज़न आया। इसका मतलब था बुरी फसल, बैड हार्वेस्ट। जो प्राइस थी ब्रेड की वो बढ़ गई। वो बेकर्स थे, वो भी इस समय तक एक्सप्लोट गुस्से में आ चुके थे और उनकी सप्लाईज को बचाने लगे थे ताकि वह खुद भी खाना खा सकें या भूखे न मरे। कुछ घंटे बिताने के बाद लॉन्ग क्यूज़ में जो औरतें थी गुस्से में भरी हुई, वो सीधा शॉप्स के अंदर घुस गई ताकि वो उसी समय जो किंग था उन्होंने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को फ्रांस में घुसने के लिए। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बेस्टाइल प्रिजन है उस पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के अंदर ये गलत फहमी फैल चुकी थी कि किंग ने ऑर्डर कर दिया है ट्रूप्स को कि वो पेरिस में चले जाएं। 14 जुलाई को जब ये क्राउड ने स्टॉर्म किया बेस्टाइल प्रिजन की तरफ और उसे तोड़ दिया। और आपने पहले भी पढ़ा था कि इसमें कुछ कमांडरों की मौत हो चुकी थी, साथ ही कुछ प्रिजनर्स को आज़ाद भी कर दिया गया था। फिर जो कंट्री साइड थी उसमें ये रूमर्स फैल चुके थे गांवों से गांवों में कि जो लॉर्ड मैनर है उन्होंने ब्रिगेड्स का एक बैंड हायर कर लिया है जो कि अपने वे पे हैं क्रॉप्स को राइप, मतलब जो पकी हुई क्रॉप्स हैं उन्हें ख़राब करने के लिए। मैनर एक ऐसा लॉर्ड का लैंड होता है या फिर उसका मैंशन होता है जिसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं, या फिर स्टेट होता है जिसमें उनका खुद का मैंशन होता है या फिर खुद का लैंड होता है। ब्रिगेड्स वो लोग होते हैं जो दूसरों पे हमला करते हैं या फिर उन्हें हायर किया जाता है कुछ काम करवाने के लिए। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chattogs. इस बहस से डरे हुए लोग पीजेंट्स और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से लोग होज उठाते हैं, पिचफॉक्स उठाते हैं और चैटेक्स को पे हमला कर देते हैं। इसे चैट्यू भी बोला जाता है जो कि कासल या स्टेटली रेजिडेंस होता है जो कि बिलोंग करता है किंग या फिर किसी नोबल मैन को। नोबल मैन आपने पहले ही पढ़ा होगा कि नोबल वह लोग होते थे जो राजघराने से बिलोंग करते हैं। अब आगे की बात पढ़ें। जो दे लूटेड hoarded grain and burned down documents containing record of manual dues. A large numbers of nobles fled from their homes, many of them migrating to their neighboring countries. उन्होंने लूट कर लिया जो hoarded grain, बचाया हुआ जो ग्रेन थे उन्हें उन्होंने जब्त कर लिया, मतलब लूट लिया एक तरीके से। फिर उन्होंने जला दिए डॉक्यूमेंट्स को जिनके अंदर मैनोरियल ड्यूज जो कि उनकी ड्यूज थी उनको उन डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। और कुछ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स थे वो अपने घरों से माइग्रेट कर गए, दूसरे देशों में चले गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे देशों में चले गए। वहीं कुछ लोग अपने घर से दूसरे घर भागने लगे या फिर किसी दूसरे के पास बचने की कोशिश करने लगे।
Faced with the power of revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to his National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by Constitution. अब इतनी सब चीज़ें हुई हैं तो किंग खाली तो बैठ नहीं सकता। अब किंग को भी डरने लगा कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए, तो किंग ने इन पावर से डरते हुए, रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट से डरते हुए उन्होंने एक रिकॉग्नाइजेशन ली नेशनल असेंबली की और कहा कि जो प्रिंसिपल है उसकी पावर्स का वो आज से चेक किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और 4 अगस्त 1789 की रात को जो असेंबली थी उन्होंने एक डिग्री निकाली, एक नया फ्यूडल सिस्टम बनाया ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस का, जिससे कि लोगों को ऐसा ना लगे कि उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कुछ को तो अलग दर्जा दिया जाता है और हमको अलग दर्जा दिया जाता है। टिथ्स वर अबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्चेज वर कॉन्फिस्केटेड। टिथ्स थे उन्हें हटा दिया और जो लैंड थे चर्चेज के द्वारा उन्हें जब्त कर लिया गया। एज रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लेवर्स। अब ये इतनी सारी ज़मीन इन लोगों ने ली, रिजल्ट के दौरान ये जो गवर्नमेंट थी उनको एसेट्स मिले 2 बिलियन लीवर्स तक के, मतलब उन्हें फ़ायदा हुआ 2 बिलियन लीवर्स का। अब हमने देखा कि जो टेनिस कोर्ट थी वो कुछ ऐसी थी, आप देख सकते हैं ये पेंटिंग बनाई गई है जैकिस लुइस डेविड के द्वारा। ये पेंटिंग इंटेंट की गई थी नेशनल असेंबली में टंगाने के लिए, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि पहले के लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था अपनी राइट्स पाने के लिए। फिर आपने देखा होगा जो फियर था जिसमें पीजेंट्स ने हमला कर दिया था कुछ चैटॉक्स पे, ताकि उसी डर में कि कहीं वह उनकी क्रॉप्स को ख़राब ना कर दें। ये देखिए, ये था द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर। ये मैप आप देख सकते हैं, इसमें लिमोगस, पॉलिटियस, रुफेई, वोडियाक्स, लियोनॉस, डिलियन, ट्रोयस, फिब्रेनियन, रोमेडली, ऐसे कुछ नाम हैं सिटीज़ के जहाँ पे ग्रेट फियर फैल गया था। वहीं कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्रेट फियर ने अफेक्ट नहीं किया और वो लोग अब शांति से वहाँ पे रह रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो लीडर थे फ्रांस के, उन्होंने चाहा कि वो एक असेंबली निकालें जिससे वो टैक्सेस को इम्प्लीमेंट कर सकें, पर जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों को गुस्सा आ गया कि जो हर एक स्टेट है उसे एक वोट ही कैसे मिल रहा है, तो वो गुस्से में वो असेंबली छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ ली और कहा कि हम खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और हर आदमी को एक वोट मिलेगा। साथ ही इस ओथ में एबी सईस और मोनेक्यू जो थे उन्होंने इसको लीड किया और कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया फ्रांस का, जो कि फ्यूडल सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है, जो किंग्स की पावर को एक जगह रोक देता है और बैलेंस करता है देश को। दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि ये रेवोल्यूशन कैसे हुआ और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी मज़े के साथ, इसी जोश के साथ आपको ये समझाने के लिए। धन्यवाद।